हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो थर्ड एडिशन ये बुक आया है, आज इसका हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आज थर्ड एडिशन का हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज जो है परीक्षा तिथि 3/9/2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका डिस्कशन करते हैं। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए। करा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक को। बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। इसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो कह रहा है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ बिहार के वैशाली जिला में, और कब हुआ है तो 1943 में हुआ है। उसके बाद इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल यानी कि सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया। जो आप देखते हैं सुलभ इंटरनेशनल रहता है, कहीं भी जाते हैं स्टेशन पे ये सब देखने को मिलता है, बस स्टैंड में सुलभ इंटरनेशनल। तो पहली बार जो स्थापना हुआ था सुलभ इंटरनेशनल के 1970 में हुआ था। इन्होंने 1991 यानी कि इनको बिंदेश्वरी पाठक को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को हो गई। ये 2023 में हुआ है, 15 अगस्त 2023 में हो गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर टीकाकरण से हो जाएगा। क्या? टीकाकरण से। टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 से आरंभ किया गया। कब से किया गया आरंभ? 25 दिसंबर 2014 से आरंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष में बच्चे के 7 टीके तथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगवाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी के पहल जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। 1972 में किया गया था। पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहला बार? जो 5 जून को मनाया जाता है, पहला बार 1974 को मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो वेट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। एजेंडा 21 को अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछता है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो पहला बार जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था उससे संबंधित है। करा रियो 10+ जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। रियो +20 सम्मेलन 2012 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पीएजी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर यूएसए में होगा, कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका का 3 देश हो जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। और जो 22वां हुआ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में जो कहाँ किया गया? तो कतर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? कतर में किया गया, याद रखिएगा, कतर में किया गया। इसमें विजेता टीम अर्जेंटीना रहा और विजेता फ्रांस रहा। हुआ था कहाँ? याद रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा में हुआ। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। 23 वाला महिला वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, जिसमें विजेता स्पेन रहा था, हराया था इंग्लैंड को। और इसमें फीफा विश्व कप फुटबॉल की बात करेंगे तो विजेता अर्जेंटीना हराया था फ्रांस को। कल क्वेश्चन में कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित किया गया और विजेता स्पेन था, वो विजेता कोलंबिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका सही आंसर सेरेब्रम हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क की हम बात करेंगे तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला की बात करेंगे तो अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, यानी कि बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क ही होता है।
मानव के किसी बात के सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं सुबह यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद बात करेंगे डायनेसेफेलॉन की। दूसरा में कौन हो जाएगा? डायनेसेफेलॉन हो जाएगा। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द को रोकने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो इसको दो भाग में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। एक की बात करेंगे तो कार्पोराइडी जेमिना, ये जो होता है ना, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर कार्य करता है। उसके बाद बात करेंगे सेरिब्रल पेंडकल की बात करेंगे तो यह जंतुओं का बंडल होता है। यह तंतुओं का बंडल होता है, याद रखिए जो तंतु होता है ना, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से क्या करता है? कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। पक्ष मस्तिष्क की बात करेंगे तो यह दो भाग में बांटा गया। पक्ष मस्तिष्क को भी दो भाग में बांटा गया। पहला की बात करेंगे तो अनुमस्तिष्क, यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतिविधियां आदि को नियंत्रित करता है। यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यदि कोई भी इंसान यदि शराब पी लेता है तो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसी को प्रभावित करेगा, यानी कि सेरेब्रम को, और ऐसे शरीर का लीवर अंग को भी प्रभावित करता है। करा मस्तिष्क। दूसरा की बात करेंगे तो मस्तिष्क स्टेम, इसके दो भाग होते हैं। पॉन्स बेरोलाई, यह श्वसन दर को नियंत्रित करेगा। पॉन्स बेरोलाई हो सकता है बोलेगा मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के कौन से हिस्से का है? तो पक्ष मस्तिष्क का ये भाग है। उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करेंगे तो इसमें अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण केंद्र स्थित है। मेडुला ऑब्लिंगेटा हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, और इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्तित क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का विस्रावन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मंत्रिपरिषद का आकार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का 15% होता है। क्या? लोकसभा का 15% होता है। क्रय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह जो प्रावधान हुआ 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसे कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। अधिक होने से मनमाना जो मंत्री रख सकता था, जिसके कारण खर्चा सीधा जनता पर असर पड़ता था। ये राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य का कुल यानी कि सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो, यानी कि रह सकता, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, 15% से अधिक संख्या नहीं रह सकता। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा जो अब बात है यहाँ पर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करा DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर चालक रहित विमान। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO वैमानिक विकास यानी कि प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। करा यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्यों को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया है। वायुसेना की बात करेंगे तो 2000 में, नौसेना 1 में और थल सेना 3 में शामिल किया है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। करा क्वेश्चन में कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, इसका गठन 1958 में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा बिहार में सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, तो कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कांवर झील है जो बेगूसराय में है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, जिसको हम गोखुर झील कहते हैं, कांवर झील है। कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी के गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील की बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। बिहार के क्या पहला रामसर साइट में कौन शामिल हुआ था? तो कांवर झील हुआ है, और देश का 39वां। बात करेंगे रामसर साइट में भारत का भी टोटल 85 स्थल शामिल है। कितना? 85 स्थल शामिल है। करा इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो आर्किमिडीज के ही सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से हो जाएगा, क्या मध्य प्रदेश से यहाँ पर गुजरेगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। बात करेंगे यहाँ पे आ जाएगा गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरेगा। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, तो याद रखेगा। कहेगा कर्क रेखा के 2 बार कौन काटता है? तो माही नदी। अब विषुवत रेखा के 2 बार काटेगा, कहेगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो याद रखेगा कांगो नदी को काटता है, जिसे हम जायरे नदी कहते हैं। क्या है? कांगो नदी, जायरे नदी, विषुवत रेखा को। लेकिन कहेगा मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटता है? तो याद रखेगा लिम्पोपो नदी। कौन काटता है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी काटता है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर गंगा का हो जाएगा। क्या? गंगा का हो जाएगा। कह रहा है कि बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकल करके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले होकर बहते हुए अंत खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती हैं। बात करेंगे करा है क्वेश्चन में कि इसकी सहायक नदियाँ मशान हो जाएगा, बलौर हो जाएगा, तिउर हो जाएगा, धनौती आदि हो जाएगा। गंगा के प्रमुख सहायक नदी उत्तर दिशा बाइन किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि दक्षिण, ये सब जो है उत्तर दिशा से मिलता है। दक्षिण दिशा की बात करेंगे गंगा नदी मिलेगा, टोंस हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, कर्मनाशा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, कील हो जाएगा। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी कि उत्तराखंड से निकलता है गोमुख से और 110 किलोमीटर उत्तराखंड में बहता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 1450 किलोमीटर बहता है। बिहार की बात करेंगे 445 बहता है। उसके बाद बिहार के बाद चल जाएगा झारखंड, जो साहिबगंज से होते हुए जाता है, 83 किलोमीटर जाएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर बहेगा। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर याद रखिएगा और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला था। कारण नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर अमरकंटक के पहाड़ी से निकलेगा। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलेगा। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरेगा। नर्मदा की लंबाई जो है 1312 है और ये भ्रंश घाटी से होकर इधर अरब सागर की ओर गिरेगा। कह रहा है यह जबलपुर के पास भेरा घाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात यानी जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात कहेगा तो नर्मदा नदी पर ही है। कह रहा है क्वेश्चन में ओरंग यानी कि ओरछंग नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तावा हो जाएगा, बंजर, शेर आदि इसके अन्य सहायक नदियाँ हैं। बात करेंगे बंगाल के दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को मिले तो इलाहाबाद के संधि के द्वारा। बंगाल के दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को मिले किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद के संधि के द्वारा। बंगाल के दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को इलाहाबाद संधि के द्वारा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल सालम द्वितीय तथा अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के भी संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ और इसके बदले में कंपनी से मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। कंपनी ने अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट सालम द्वितीय को दे दिया और इलाहाबाद के द्वितीय संधि हुआ था यानी कि 16 अगस्त 1765 को। तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। ये रीजन था होने का कि बक्सर के जो लड़ाई हुआ था 1764 में, जब हार गया था एक तरफ से अंग्रेज, एक तरफ से 3 भारतीय जो नवाब था हार गया था, तो अंग्रेज फिर एक संधि करवाया था, इलाहाबाद की संधि। और बात करेंगे पहली बार जो भारत पर स्टार्ट हुआ था यानी कि बलचस्प, तो प्लासी के युग से हुआ था, लेकिन अंग्रेज पूरी तरीका से बलचस्प स्थापित कर लिया बक्सर की लड़ाई में। करा चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर 324 हो जाएगा। क्या? 324 हो जाएगा इसका सही आंसर। चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 में है, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। बात करेंगे करा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन के लिए संचालन निर्देशन का नियंत्रण जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। किसका है? चुनाव आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग का एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें केवल मुख्य चुनाव यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में दोनों निर्वाचन आयुक्त पद को कर दिया था, क्या समाप्त कर दिया था, ऐसे समाप्त कर दिया था और स्थिति पहले की तरह हो गया। लेकिन फिर क्या होगा 1993 में एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक के बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते दूसरे यानी कि दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो
पास जो शक्ति होता है, वेतन भत्ता होता है, किसके समान होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान होता है, याद रखिएगा। और बात करेंगे, कह रहा है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के आयु तक, इसमें जो भी पहले हो जाएगा इनका कार्यकाल हो जाएगा। कहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा? याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कौन थे? श्री कुमार सिंह। कहेगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो श्री कुमार सिंह, याद रखिएगा। बात करेंगे भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी, ये 1990 से 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो 25वें नंबर के हैं। राजीव कुमार के नंबर के 25वें नंबर के। करार सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही कानून बनाती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा के 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में है कि विषय पर संसद को राज्य सूची के विषय 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने का यानी कि अधिकृत कर सकती है। उसके बाद यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में शुरू कर सकती है अनुच्छेद 67 के तहत। और कह रहा है यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर ही प्रभावित होगा। अनुच्छेद जो आपातकाल है 352 है, राष्ट्रपति शासन है, उसके बाद वित्तीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। यहाँ पे कह रहा है लोकसभा को पास जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के पास नहीं है। जैसे में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, यहाँ पर लोकसभा का शक्ति है। उसके बाद कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती है, उसे विधेयक को सिफारिश के बिना सिफारिश के 14 दिन भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। अगला ये सब लोकसभा की शक्ति के बारे में राज्यसभा के कंपेरिजन में कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा के यानी कि लोकसभा ही पारित कर सकती है। उसके बाद कह रहा है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के ही प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। यहाँ से जो है गुजरात से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट होता है। कह रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी ही अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 हो जाएगा। भारत में तटरेखा की कुल लंबाई द्वीप सहित की बात करेंगे तो 7516.6 और जबकि सिर्फ तट की बात करेगा तो ये 6100 हो जाएगा और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के जोड़ेगा तो 7516.6 हो जाएगा। बात करेंगे भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 हो जाएगा। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल है, अब लद्दाख में हो गया है। भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो ग्रेट निकोबार में है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोती जो गुजरात में, पश्चिमी बिंदु के गोहार मोती कह सकते हैं या सरक्रिक भी कह सकते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है कीविथु कहेंगे या बलांगू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा पराबैंगनी किरणों पर रक्षा करने वाली परत है तो इसका सही आंसर स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। कह रहा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल पराबैंगनी किरण की रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण क्या है? क्षोभ मंडल। सबसे निचला जो होता है कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचे का मंडल। कह रहा वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल कहते हैं। कहेगा संवहन मंडल किसे कहेंगे? तो क्षोभ मंडल को। परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है एवं धरातल के निकट 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं एवं बाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, कोहरा, बादल, तड़ी, झंझावात, चक्रवात आदि जो घटित होगा सभी क्षोभ मंडल में घटित होता है। यहाँ पे बात करेंगे कह रहा है
इसमें प्रति 165 मीटर ऊंचाई जाने पर वायुमंडल का टेम्परेचर 1 डिग्री घटता है, ऊपर जाने पर घटता है, याद रखिएगा। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर वायुमंडल का यानी कि टेम्परेचर कितना घटेगा, 1 डिग्री घटेगा। क्षोमंडल समताप मंडल से ट्रोपो यानी कि ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे नीचे है क्षोमंडल है, 0 से 18 तक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा। क्या, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल की बात करेंगे तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा 400 तक, और उसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो बीच जो जुड़ता है ट्रोपोपॉज कहेंगे, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्ट्रेटोपोज कहेंगे, और मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच ट्रोपो यानी कि मेसोपोज कहेंगे। जितना भी मौसम संबंधित घटना क्षोभ मंडल में, जहाज उड़ता है समताप मंडल में, और ओजोन लेयर भी है समताप मंडल में। आयन रेडियो संबंधित जितना भी घटना घटेगा तो आयन मंडल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समताप मंडल धरातल की ऊंचाई से लगभग कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। इस मंडल में किसी भी प्रकार के मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है, समताप मंडल में नहीं घटता है, क्षोभ मंडल में घटता है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ने के लिए यानी कि उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन परत के द्वारा यानी कि सौर्यिक परावैंगनिक किरण तरंग का अवशोषण करती है। ओजोन लेयर कोई लेयर नहीं है, O3 ऑक्सीजन का अपरूप O3 का ही शेखंता है। समताप मंडल मध्य मंडल से ट्रोपोपोज द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, स्ट्रेटोपोज के द्वारा अलग होता है, स्ट्रेटोपोज के द्वारा। मध्य मंडल की बात करेंगे तो मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मोसोपोज के द्वारा अलग होता है। क्या, मोसोपोज के द्वारा अलग होता है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य होता है। चलिए, कुछ स्रोतों में इसका जो विस्तार दिया हुआ रहेगा 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों के अर्थात विद्युत आवेशित कणों का, आयन मंडल से मेन क्वेश्चन पूछता है कि जो भी रेडियो तरंगे संबंधित ये जो संचार की व्यवस्था है किस मंडल में हो जाएगा, तो आयन मंडल में ही हो जाएगा। आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल की हम बात करेंगे तो यह मंडल वायुमंडल के सबसे ऊपरी जो स्तर हो जाएगा। यह आयन मंडल के ऊपर से ही शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। नोट में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं आयन मंडल में होती है, जो एक प्रकार का सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने का नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन है। चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होता है। करा है क्वेश्चन में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर पछाव बादल कहलाता है। क्या, पछाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाव बादल कहलाता है। यह बादलों का वर्गीकृत है। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य भागों तथा 10 उपवर्ग में बांटा है। पहला के उच्च बादल की बात करेंगे तो 6000 से 20000 मीटर तक पछाव बादल। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन यानी कि आगमन के क्रम में सबसे पहले ये मेघ दिखाई देता है, इसलिए इसे मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक कहते हैं। पछाव यानी कि पछाव स्तरीय बादल की बात करेंगे तो ये बृहद क्षेत्रों में दूधिया चादर के भांति फैले रहते हैं। इसके आगमन पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर यानी कि प्राव मंडल बना होता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पछाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ती है। पछाव एवं कपासी बादल ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह या लहरनुमा दिखाई पड़ते हैं। कौन, पछाव कपासी बादल। मध्य बादल की बात करेंगे तो ऊंचाई कितना से कितना, तो 2500 से 6000 मीटर तक। उच्च स्तरीय बादल की बात करेंगे भूरे अथवा नीले रंग के ज़्यादातर चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इसके छाए रहने से सूर्य के प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें विस्तार क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च कपासी बादल की बात करेंगे तो ये सफ़ेद भूरे रंग पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देता है। संपूर्ण आकाश में महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। निम्न बादल की बात करेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2500 मीटर तक हो जाएगा। स्तरीय बादल की बात करेंगे तो ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। इसमें कई परत पाई जाती है, समानतः ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। बात करेंगे करा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को मिलाने से प्रायः इसका निर्माण होता है। स्तरीय कपास बादल की बात करेंगे तो ये हल्के भूरे सफ़ेद रंग गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा यहाँ जाड़ों के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेता है। इस समानता साफ मौसम के सूचक है स्तरीय कपासी बादल।
कपासी बादल की बात करेंगे तो इसका आकार गुंबदकार एवं फूलगोभी के भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल यानी कि समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम के सूचक है कपासी बादल। कपासी वर्षा बादल की बात करेंगे, अत्यधिक गहरे काले सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार के भांति उठे रहते हैं। ये 7500 मीटर। इस बादलों की भारी वर्षा, ओला यानी कि ओला, तड़ी, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को शीत यानी कि वर्तागों से सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय बादल की बात करेंगे, धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले विस्तृत बादल है। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिर्फ वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वर्तागरों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? जिसका सही आंसर नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून हो जाएगा, जिसको हम वरुण बोलते हैं। नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, इसे नीला ग्रह कहा गया है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस के द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह दिखाई देता है। कहेगा वरुण में कौन गैस का अधिकता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन गैस अधिकता हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या? मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह हो जाएगा। कैसा ग्रह? ठंडा। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया भी विद्यमान है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मीथेन हो जाएगा। इसके प्रमुख उपग्रह टिटॉन हो जाएगा, नेरीड हो जाएगा। शुक्र जिसे वीनस कहते हैं, शान का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है, वीनस को। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है पृथ्वी क्यों? तो जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। मंगल मास की सतह लाल फेरस ऑक्साइड उपलब्ध के कारण होने के कारण यहाँ से लाल ग्रह कहते हैं। शनि सैटर्न की बात करेंगे तो गैसों का गोला है, गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है। अरुण की बात करेंगे यूरेनस के जैसे लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह के नाम से हरा ग्रह। ऐसे मेन रूप से अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया था? तो गति का कौन हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। करा है गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादन किया था। इन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादन किया था जो निम्न है। पहला नियम, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामी अवस्था में रहना यानी कि में रहेगी। यदि कोई एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक पर उस पर कोई बाहरी बल यानी कि लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना करे। यानी कि न्यूटन गति का पहला नियम है, कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहता है, या गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है जब तक उसको कोई बाहरी बल कार्य ना करे। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो कह रहा कि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। और न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसलिए न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है कि पेड़ से टहनियों को हिलाने पर फल टूटकर नीचे क्यों गिर जाता है? तो जड़त्व के कारण गिर जाता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण गिर जाता है। या तो फिर कहेगा कमल को हाथों से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकर क्यों गिर जाते हैं? जड़त्व के कारण। गोली मारने से कांच के गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े जैसे हो जाते हैं। कांच गोली कहने का मतलब हुआ गोली मारने पर कांच के गोल छेद हो जाता है, जबकि वही कांच पर जब पत्थर मारेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कांच का। ये भी जड़त्व के कारण। फिर कह रहा है रुकी हुई गाड़ी पर अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से भी बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते थे। क्या रीजन है? जड़त्व का ही रीजन है। द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो इसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कह रहा है किसी वस्तु के आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसमें F बराबर m है। कह रहा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। उदाहरण में बात करेंगे तो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लग सके। तो न्यूटन गति का ये दूसरा नियम है। समान वेग से आते हुए क्रिकेट गेंद टेनिस के गेंद में से टेनिस के गेंद को कैच करना आसान होता है। फिर गदा या मिट्टी पर फर्श पर गिरने पर या सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। वही न्यूटन गति के दूसरे नियम के कारण। गाड़ियों में स्प्रिंग एवं शॉकर एब्जॉर्ब लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। न्यूटन गति के दूसरा नियम। उसके बाद कह रहा है कि अधिक गहराई तथा कील को गढ़ने के लिए भारी हथौड़ी का उपयोग किया जाता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम। तृतीय नियम में क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम में देखिए इस नियम की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। उदाहरण में बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगाता है तो फिर आगे की ओर गोली बढ़ता है। फिर नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटता है। ये भी न्यूटन गति का तीसरा नियम। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगेगा। फिर रॉकेट का आगे उड़ना या बढ़ना न्यूटन गति का तीसरा नियम। क्योंकि रॉकेट उड़ता है तो पहले नीचे दबाव लगाता है उसके बाद ऊपर जाता है। या तो फिर इंसान जब
भूलेगा या दौड़ेगा तो पहले, ये भी न्यूटन गति का तीसरा नियम, क्योंकि भूलेगा तो पहले जमीन को पीछे की तरफ ठेलेगा तो आगे बढ़ेगा। नाव खेलने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये भी न्यूटन गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, तो इसका सही आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या? क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। करा प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग और सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि में अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। करा इस प्रक्रिया ऑक्सीजन एवं जल के सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक पर्णहरित क्लोरोफिल जो सेकेंड की उपस्थिति में संपन्न होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित फिर निर्माण करेगा ग्लूकोज, फिर H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्णहरित वर्णक मुख हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक किस में पाया जाएगा? पादप में ही पाया जाएगा। कह रहा है पौधों के जिन कोशिकाओं में पर्णहरित की उपस्थिति होता है वो केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकती है। कह रहा है पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है, इस कारण से पत्तियों के पौधे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। नोट में प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु में घटित होने वाली क्रिया है। शैवाल जिसको एल्गी कहते हैं और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं, इनका पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषण यानी होता है, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अपघटक को। अपघटक है जो सफाई करने का ही काम करता है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे अथवा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों के साथ यौगिकों को अपघटित करते हैं, इसी कारण से प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु और कवक आते हैं, जरूर याद रखिएगा। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे यानी कि स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः उपयुक्त पौधों, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप लवक फाइटोप्लैंक्टन नामक प्लवक पौधे के प्रमुख उत्पादक हैं। उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी कहलाएंगे, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो पोषण के लिए शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे में सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता की बात करेंगे तो वे उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीय पर अपना आश्रित रहेगा, जैसे में बाज हो जाएगा, शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा इत्यादि। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैविक घटक की बात करेंगे तो जैविक ईंधन उत्पादन उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। अजैविक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 3 भाग में बांटा है। भौतिक कारक तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दबाव। कार्बनिक कारक में जल आ जाएगा, वायुमंडलीय गैस आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, खनिज आ जाएगा। कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन रहेगा, प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर 73वां हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम में संविधान का एक नया भाग नोमा जोड़ा गया है। नोमा देखिए, मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था? 8 था। नोमा जो जोड़ा गया था भूमि सुधार संबंधी जोड़ा गया था मैटर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम में संविधान का एक नया भाग की बात कर रहा है। टोटल भाग 22 है, तो नया भाग नोमा सम्मिलित किया गया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के न तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय कहेगा कि पंचायत के लिए कितना विषय का प्रावधान किया गया है? 29। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित समितियों के संबंध में पंचायती राज, जैसे में बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। एक अब 1957 त्रिस्तरीय की बात किए थे। आगे की हम बात करेंगे। उसके बाद अशोक मेहता की बात करेंगे तो 1977 में द्विस्तरीय की बात किए थे। जेबी राव समिति की बात करेंगे तो कब स्थापना हुआ? 1985 में, जेबी राव 85 में। और एल एम सिंघवी की बात करेंगे तो 1986 में। सभी पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। थुंगन समिति 88 में स्थापना हुआ। गौड़गिल समिति ये भी 88 में स्थापना हुआ। तो कभी कभी ऑप्शन आपको 4 दे देगा, कहेगा पंचायती राज से कौन संबंधित नहीं है। कह रहा है उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था, पेश किया लेकिन पारित नहीं हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया, साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इस प्रकार के अधिनियम नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा भी मिला।
और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितना विषय का उल्लेख है? 18 विषय, जबकि ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय का प्रावधान था। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों एवं आयोगों के संबंध में शहरी स्थानीय स्वशासन है। जैसे हम बात कर लेते हैं 1949 51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति किसकी अध्यक्षता में? तो पीके बटटाल की अध्यक्षता में किया गया था। फिर 1953-54 में यानी कि करारोपण जांच आयोग तो जॉन मथाई की अध्यक्षता में। फिर 1963 से 65 नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति इसका जो हो जाएगा नूरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में। फिर 1963 से 66 ग्रामीण नगरीय संबंध समिति के स्थानीय नगर के निकायों के लिए जांच के लिए इसमें यानी कि ग्रामीण नगरीय संबंध के पद के लिए कौन अध्यक्ष बने थे? एपी जैन हो जाएगा। 1963 में स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधन के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति के जो अध्यक्ष बने थे रफीक जकारिया बने थे। कौन बने थे? रफीक जकारिया। उसके बाद बात कर लेंगे तो 1965 से 68 तक इस नगर निगम कर्मचारियों की जो कार्यदशाओं की समिति के जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? बीएस मूर्ति बने थे। उसके बाद 1974 में नगर प्रशासन के बजटीय सुधार समिति के गिरिराजपति मुखर्जी हो जाएगा। उसके बाद 1982 में स्थानीय नगर निकायों के नगर निगमों का गठन शक्तियों तथा कानून गठित अध्ययन हल के अध्यक्ष बने थे के सहाय बने थे। उसके बाद 1985 से 88 तक नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सीएन कुरियन बने थे। उसके बाद इसका उल्लेख 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करके शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास भी किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और इसे निरस्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। क्या? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 के काम तहत विधिक अधिकार कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के निम्न संशोधन किए गए हैं। जैसे में हम बात करेंगे तो कह राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह से एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति राज्यपाल प्रशासक संतुष्ट के उपबंध को समाप्त किया गया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 अनुच्छेद के तहत। अध्यादेश होता क्या है? याद रखेगा टेम्पोररी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई, यह केवल कैबिनेट पर लिखित सिफारिश पर यह आपातकाल घोषित कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो कर रहा है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल लागू होता है तो कौन ऐसा 2 अनुच्छेद है जो कभी समाप्त नहीं होता है? तो 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर आणविक ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आणविक ठोस हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, जबकि आयतन बढ़ेगा। बर्फ में शुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अब बर्फ में गलन के गुप्त ऊष्मा का मान जरूर याद रखेगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग के ऊपर रहता है। जब किसी पानी से भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तो बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का जो तल होता है अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री गर्म करने पर आयतन है जो घटता है तथा 4 डिग्री के बाद आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक 4 डिग्री पर होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। कह रहा है सर्वोच्चता के सिद्धांत प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता का सिद्धांत तत्पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से इसमें कहा गया है कि कंपनी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था 1813 से 1823 तक था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1813 से 23 तक था उसका शासनकाल। तो उसके टाइम में क्या क्या घटित हुआ था घटना? तो आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो 1814 से 16 तक चला था। और कौन संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उसके बाद बात करेंगे तो सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दिया गया था। सुगौली की संधि के तहत जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसको क्या चीज़ का संधि मिला था? मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स के संधि मिला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1817 से 19 तक चला था। मराठा परिसंघ कंपनी के साम्राज्य में फिर विलय हो गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो इसके टाइम में 1820 में लागू मद्रास में हुआ था। मद्रास के जो गवर्नर था टॉमस मुनरो था। बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 1822 में इसके जो जनक माना जाता है हॉट मैकेंजी। ये महलों पर टैक्स लिया जाता था पंजाब एरिया में। 1822 में फिर टेनेसी एक्ट आया था, काश्तकारी अधिनियम बंगाल में लागू किया गया था।
और एक बच गया कौन, जमींदारी प्रथा, जो कब हुआ था 1793 में, जिसको हम बोलते हैं क्या, जमींदारी व्यवस्था या इज्तदारी व्यवस्था, या तो क्या इसको बोलते हैं। इसके जनक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन चुनाव जो 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये जो नियम है ना अस्थायी, ये जो नियम है कि सबसे बुजुर्ग को चुना जाएगा, ये जो पद लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया। और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान में प्रारूप में टोटल 114 दिन बहस हुआ था। कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। उसके बाद बात कर लेते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं मुख्य अध्यक्ष संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप के बी आर अम्बेडकर थे, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर यंग इंडिया हो जाएगा। क्या, यंग इंडिया हो जाएगा, महात्मा गांधी। करा है यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी संबंधित पत्र पत्रिकाएं, यंग इंडिया हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा, ये सब महात्मा गांधी से ही संबंधित है। उसके बाद नवजीवन हो जाएगा, हिंद स्वराज हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगा, एथिकल रिलीजन हो जाएगा, पाथवे टू गॉड हो जाएगा, ये सब महात्मा गांधी के हैं। उसके बाद बात करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित संस्था, नटाल इंडियन कांग्रेस के जो स्थापना 1894 में हुआ, महात्मा गांधी के थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की। टॉल स्टाइल फॉर्म की स्थापना 1910 में, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। इंपॉर्टेंट है, नटाल का 1894 में, फिनिक्स 1904 में, टॉल स्टाइल पार्क 10 में और हरिजन 32 में स्थापना की थी, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है लघु पथन से संबंधित परिपथ में, तो इसका सही आंसर धारा का मान बढ़ जाता है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पथन हो जाता है। करा है क्वेश्चन में कि लघु पथन शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतिभारण ओवरलोडिंग या लघु पथन शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं, जबकि फ्यूज ऐसे जो नॉर्मली होता है शीशा और टीन का बना होता है। सस्ता फ्यूज तार शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथन विच्छेदन, जिसको हम एमसीबी का उपयोग कर लेते हैं, क्या एमसीबी का ही उपयोग कर लेते हैं। करा है घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की जो प्रत्यावर्ती एसी धारा होती है, जिसकी आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। भारत में जो भी विद्युत है 50 हर्ट्ज का है, जो अमेरिका में रहेगा तो वहाँ 60 हर्ट्ज का हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। क्या, पल्लव वंश। करा है महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों के सबसे छोटा जो रथ था द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था, इसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थे। किरातजुनियम के लेखक भारवी विष्णु यानी श्री विष्णु के दरबार में रहता था। उसके बाद बात करेंगे मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने महेंद्र फर्स्ट ने किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय की बात करेंगे तो कांची के कैलाश मंदिर महाबलीपुरम में ईश्वर मंदिर का निर्माण किए थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कहेगा कौन, तो दांडी हो जाएगा और नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य यानी कि स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल मैंगो ऐप आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रियल मैंगो। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। इसे पहले रेयर मैंगो के नाम से संचालित किया जा रहा था। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन मिशन अमानत रेलवे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन नार्कोस किस लिए चलाया गया था, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों को तस्करी को रोकना ही ऑपरेशन नार्कोस का काम था। ऑपरेशन मिशन अमानत क्यों चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का जो गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के द्वारा 1959 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 73% हो जाएगा। क्या, 73% हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 73 इसलिए 73 माना है, 74.04 हो जाएगा। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता 73 है, लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04 याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के पुरुष साक्षरता की बात करेगा तो 82.14% हो जाएगा।
महिला साक्षरता की बात करेगा तो 64 यानी कि 65.46। भारत में महिला साक्षरता 65.46 हो जाएगा। और भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 943, यानी कि 1000 पुरुष में कितना महिला है तो 943। भारत के शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत के शिशु लिंगानुपात। भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति है। कह बिहार का साक्षरता कितना हो जाएगा 61.8%। बिहार के पुरुष साक्षरता की बात करेगा तो 71.2, और महिला की बात करेगा बिहार के तो 51.5% हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। करा है बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व स्टेट में है। और कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 17 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तहसीलगंज किस राज्य में है? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तहसीलगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प प्रदान किया गया है। किस चुनाव में? तो कर्नाटक चुनाव में। कहेगा वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कैमे नंबर के 25वें नंबर पे। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन है। बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि रानी दुर्गावती कहाँ के शासक थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कहाँ के हो जाएगा? गोंडवाना के शासक थी। कहाँ के? गोंडवाना के। रानी दुर्गावती का जन्म जो हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। यह प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़कटंगा गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। 1550 में राजा दलपत राज शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती के मृत्यु यानी कि रानी दुर्गावती के पति के मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। अकबर के काल में यानी कि गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 की बात करेंगे तो दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया था। बाद में इस राज को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो इसका सही आंसर टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित है। यहाँ पे टोटल रोग के बारे में दिया हुआ है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कोढ़ हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, टिटनस, प्लेग, क्षय, ये सब बैक्टीरिया से। हैजा, निमोनिया, गोनेरिया, क्षय रोग, सिफिलिस, ये सब जीवाणु से होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला है। बात करते हैं विषाणु से होने वाला रोग। तो विषाणु से होने वाला रोग की बात करेंगे, हेपेटाइटिस हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, हर्पिस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू, ज्वार, एड्स, ये सब विषाणु से जनित होगा। कवक की बात करेंगे तो कवक से होने वाला रोग एथलीट फुट, दाद, उसके बाद खाज हो जाएगा, मधुरा फुट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कोविड-19 भी वायरस से ही होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जिसे को हम जीरोपैथीमिया कहते हैं, B1 के बेरी, B3 के प्लेगरा कहेंगे, B11 के पेचिस, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और के की कमी से हीमोफीलिया हो जाएगा। करा क्वेश्चन में कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर उदयन हो जाएगा। क्या? पाटलिपुत्र के उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। उदयन हर्यक वंश के शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक नहीं बोले, हर्यक वंश के यानी कि शासक था। हर्यक वंश के तो संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो 640 के पूर्व मगध पर गद्दी पर बैठा था। और हर्यक वंश के पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि अपने पिता की हत्या करके ही बैठा गया है सब गद्दी पर। उदयन के पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। पूर्व में राजगिरा थी। कहाँ था? राजगिरा थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर C6H12O6 हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यापारिक नाम रासायनिक सूत्र, भारी जल का डी, भारी हाइड्रोजन का डी हो जाएगा। भारी जल का कहेगा था D2O, जिसका भारी जल का खोज कहेगा था यूरिया और भास्कर किया था, D2O हो जाएगा। लाफिंग गैस का N2O बोल देंगे, N2O। शुष्क बर्फ का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बेकिंग सोडा का NaHCO3 हो जाएगा। धोबक सोडा के Na2CO3 और इसमें जल लगा देंगे, 10H2 हो जाएगा। साधारण नमक का NaCl हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो CaSO4 हाफ H2 हो जाएगा। जिप्सम के कहेंगे तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। जल गैस का CO+H2 हो जाएगा। इथाइल का C2H5OH हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाता है। मंड का कहेगा तो C6H10O5 हो जाएगा मंड का। फॉर्मोलिन की कहेगा तो HCHO या CH2O कह देगा। सिरका का CH3COOH हो जाएगा। मिथेन का CH4 हो जाएगा। करा क्वेश्चन में कोठारी आयोग का संबंध किससे है? इसका सही आंसर शिक्षा से हो जाएगा। क्या? शिक्षा से हो जाएगा कोठारी आयोग। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार एवं नई दिशा का देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के UGC के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर नीलगिरी का हो जाएगा। क्या? नीलगिरी का हो जाएगा इसका सही आंसर।
कह रहा है दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलेगा? नीलगिरी मिलेगा, जिसका सर्वोच्च शिखर दो बेटा है और इसका ऊंचाई कितना मीटर है? 2697। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगा। दोदा बेटा दक्षिण भारत के दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई के सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है जो सबसे ऊंचा है, 2695 हो जाएगा अनायमुड़ी, 2695 मीटर है। यह पश्चिम घाट सहित संपूर्ण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिम घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत की बात करेंगे तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा 2695। कह रहा पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो जिंदगढ़ा याद रखेगा 1690। जिंदगढ़ा याद रखिएगा। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी आपको महेंद्रगिरी नहीं मारना है, महेंद्रगिरी से भी ज़्यादा हो जाएगा, जिंदगढ़ा हो जाएगा 1690। जिंदगढ़ा नहीं रहे तो महेंद्रगिरी मारना है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा, जिसका लेंथ हो जाएगा यानी कि कितना ऊंचाई हो जाएगा? 1350 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई हो जाएगा। जैसे में पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें भी बांटा है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री को कालसूबाई या दक्षिणी सह्याद्री के पूर्वमुख कहा गया है। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई हो जाएगा और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसका जो ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर याद रखेगा, जो माउंट आबू के पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? इसका सही आंसर 22 भाषा का शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ये भाषाएं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब शामिल हैं। उर्दू भी शामिल है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 15वां भाषा जोड़ा गया था सिंधी को 1967 में। कैमा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वां भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 15 भाषा हो गया, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। नमक याद रखिए, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, तो 15 3 18 हो गया। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, BDMS। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, तो अब वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। उड़िया का नाम बदल के 2011 में उड़ी यानी कि ओडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करा चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर विक्रम हो जाएगा। क्या विक्रम? चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि लैंडिंग किया था। इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। पहला जो था रूस था, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत बन गया। जबकि दक्षिण ध्रुव की लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया भारत। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल यानी कि प्रोपल्यूशन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। जहां चंद्रयान 3 लैंड किया वहां पर जो नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। और चंद्रयान 2 जो वहाँ लैंड किया था वहाँ पे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कह किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश के हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। फिर ध्यान दीजिएगा, अभी करेंट टाइम की हम बात करेंगे, नहीं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगा। कह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजन होकर तेलंगाना राज्य गठन हुआ था। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया है, लेकिन करेंट टाइम में फिर चेंज होने का संभावना है, यानी कि विशाखापट्टनम हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन कर 2 केंद्र शासित बनाए गए। कहेगा कब विभाजन कर दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शीतकालीन जम्मू हो जाएगा और लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगा। बात करेंगे एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणता या अभिलक्षण जो समान तारा तथा प्रबलता के 2 ध्वनियों के अंतर करने की सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे? टोन कहेंगे। कहा है अनेक आवृत्तियों को मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और इसे सुनने में सुखद होती है। कहा है निम्नलिखित में कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पर डी साइटोकाइनिन हार्मोन है, पादप हार्मोन है। इंसुलिन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, कैल्सिटोनिन, ये जो बात करेंगे जंतु हार्मोन है। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। इसके खोज मिलर किया था, मिलर, अस्को और अस्टॉक ने 1955 में किया था। साइटोकाइनिन की बात करेंगे या तो बौने पौधों को लंबा करने में मदद करेगा। पौधों को निम्नलिखित हार्मोन पाए जाते हैं। बात करेंगे ऑक्सिन्स की, तो ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन्स पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करेगा। जिबरेलिन की बात करेंगे तो बौने पौधों को लंबा करेगा। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन को या बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है।
एथिलीन की बात करेंगे तो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे फलों को पकाने एवं मादा पुष्पों को संख्या में वृद्धि करता है। फ्लोरोजेंस की बात करेंगे, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अन्य सभी मानव हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से बीटा कोशिका से स्रावित होता है। एंड्रोजन की बात करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन की तो अंडवाहिनी के परिवर्तन होकर पूर्ण करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन अपटोग्रंथि से स्रावित होता है जब रुधिर के कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में किस में बृहद स्नानागार पाया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला होता है। कह सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार पाया गया। कहेगा खास की नर्तकी मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी के तराजू, माते देवी, गले मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर आदि जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। काश के नर्तकी कितना बार पूछा है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कह जुते हुए खेत का साज का आयताकार 7 अग्नि वेदिकाओं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधि आदि ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत कहेगा कालीबंगा से मिला। कहेगा आयताकार 7 अग्नि देवी यानी कि देविकाएं का कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। चूड़ी कालीबंगा से मिला है। उसके बाद कह रहा है कि शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक चक्र, साक्ष कर्विस्तान, RK 37 जो समाधान पेटिका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लोथल की बात करेंगे तो यहाँ से मन का उद्योग, मन का बनाने का उद्योग जो है लोथल से। तांबे के साँच पर कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान के भूसी लोथल से मिला है। उसके बाद कह रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर पांचाओ था। क्या? पांचाओ था। कह रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पांचाओ था। कनिष्क के चीन का शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महत्तम शासक था। उसने 78 में अपना राजरोहण किया और इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 1957 में लाया गया। शक संवत कहेगा किसने चलाया? तो याद रखिए कनिष्क चलाया, जबकि विक्रम संवत विक्रम 58 ईसापुर या 57 ईसापुर में चलाया था विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर था, जिसको फिरोजपुर कहेंगे, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा था। करा कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक स्थान बसाया था, यानी कि नगर बसाया था, कनिष्कपुर नामक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर कुश्ती हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है और यहाँ पे प्रमुख खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, किस खेल से संबंधित है? PV सिंधु बैडमिंटन हो जाएगा। दीपिका कुमारी तीरंदाजी हो जाएगा। हिमा दास जैसे डिंग एक्सप्रेस कहेंगे धावक हो जाएगा। साइना नेहवाल बैडमिंटन हो जाएगा। दीपा कुमार का जिम्नास्टिक हो जाएगा। रवि कुमार दहिया कुश्ती हो जाएगा। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस हो जाएगा। मनु भाकर निशानेबाजी होगा। मीराबाई चानू भारोत्तोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने दिनों तक यानी कि कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकते हैं? तो इसका सही आंसर भी 14 दिनों तक हो जाएगा। क्या? 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं डिस्कशन। कह रहा राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकृत कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या ना मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने के बाद यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक जिस रूप में लोकसभा में पास किया गया उसी तरह राज्यसभा भी पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पर खेत हो जाएगा कृत्रिम। क्वेश्चन में कह रहा है कि खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतःक्रिया होती है। यह प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इसके यानी कि कामकाज के लिए किसी भी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करेंगे तो यह जैविक एवं अजैविक घटकों वाला ये मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें प्रौद्योगिक भी शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी, यहाँ पर कृत्रिम दिया हुआ है। पारिस्थितिकी यहाँ पर प्राकृतिक की बात करेंगे तो वन आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। ये स्थल में जलीय की बात करेंगे तो अलवक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय आ जाएगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे संक्रमणकाली पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे चिड़ियाघर, उसके बाद एक्वेरियम आ जाएगा, खेत आ जाएगा, पोल्ट्री फार्म आ जाएगा, ये सब कृत्रिम में आ जाएगा। तालाब, झील, नदी, महासागर ये सब प्राकृतिक में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जिसका तमिलनाडु हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम यानी कि चिदम्बरम पोर्ट है। यह मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला नामक पेट्रोलियम उत्पादक के निर्यात किया जाता है। और बात करेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार के खाड़ी में अवस्थित है। और कम गहरा जो बंदरगाह कहेगा तो तूतीकोरिन ही हो जाएगा। ज़्यादा गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। कहेगा कांडला बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तो कच्छ खाड़ी गुजरात में हो जाएगा, जिसको दीनदयाल के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है कांडला को। कोलकाता बंदरगाह की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, हुगली नदी के तट पर। कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया गया है। उसके बाद कोचीन बंदरगाह की बात करेंगे तो वेवनाद कयाल मुहाने पर केरल में स्थित है। उसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करेंगे तो मंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह की बात करेंगे सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू या नाहवा बंदरगाह की बात करेंगे तो पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। पारादीप की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। मालमा गोवा बंदरगाह ज्वारी नदी के बाएं तट पर गोवा में हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में हो जाएगा। इंदौर की बात करेंगे तमिलनाडु में हो जाएगा, इसका नाम चेंज करके के कामराज पोर्ट कर दिया गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सबसे गहरा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। महासचिव कहेगा किसे चुना गया था? तो HB कामत के चुना गया था। कहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव, अध्यक्ष कहेगा सुभाष चंद्र बोस और महासचिव कहेगा तो HB कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फिर इंडिया सेंटर की स्थापना किया। कहेगा फिर इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहा किया? जर्मनी में। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन की भी स्थापना किया था। उसके बाद बात करेंगे 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना, अस्थायी सरकार की स्थापना की बात करेंगे तो सिंगापुर में हो जाएगा। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा भी और अभिक्रिया के दर को घटाएगा, इनके डी हो जाएगा। करा किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादकों की संधारिता के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की अभिक्रिया के दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक उत्प्रेरक की बात करेंगे तो वह पदार्थ है जो स्वयं की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ऐसे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, जब उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों के छोटे टुकड़ों को बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए सभी सदस्य जो भी 7 सदस्य था सभी अंग्रेज था। साइमन कमीशन का विरोध क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत में शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान था कि 10 वर्ष तक एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, इसकी जांच करेगी और भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है, इसकी जांच करेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करेंगे, इसकी नियुक्ति जो हुआ था, नियुक्ति की बात करेंगे तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्किनी हेड द्वारा की गई थी। जो भारत के राज्य सचिव था बर्किनी हेड के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के 7 सदस्य शामिल था, जिसमें 7 में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण इसलिए भारतीय द्वारा श्वेत कमीशन का करके इसको बहिष्कार किया गया। यह कमीशन भारत पहुंचा था कब? 3 फरवरी 1928 और रिपोर्ट देता है 30 में। मुस्लिम लीग जस्टिस पार्टी ऑल इंडिया छूत एसोसिएशन केंद्रीय शिक्षक संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया। कहेगा कि साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन नहीं किया? मुस्लिम लीग नहीं किया, जस्टिस पार्टी नहीं किया, ऑल इंडिया छूत एसोसिएशन नहीं किया, केंद्रीय शिक्षक संघ भी नहीं विरोध किया था। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध हुआ था। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू और पंजाब में लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय के निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय के चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अभिकर्ता भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कर दिया गया था। किसकी हत्या? तो याद रखिएगा, अधिकारी सैंडर्स की हत्या। उसके बाद बात करेंगे कि 1946 में नौसेना विद्रोह के नायक कौन था? तो इसका सही आंसर कौन था? यानी कि एस खां था। कौन था? MS खां था। 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 1946 को हुई यह जब बंबई में नौसैनिक जहाज के HMIS तलवार के नाविकों ने यानी कि नस्लवादी भेदभाव एवं खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दिया था। और उसके बाद बात करेंगे कि इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग करा था। किसके रिहाई की मांग करा था? BC दत्त की रिहाई की मांग करा था। उन्होंने जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो मेन नायक कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। करा विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा इस नौसैनिक विद्रोह के इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एको, ब्रिटिश यानी कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा धात्विक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा? धात्विक कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सोना, चांदी, लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। धातु का उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मरकरी, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ आदि हैं। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, धात्विक चमक शुद्ध यानी कि शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है और धातु का गुण है आघातवर्ता।
धातु को पीटने से पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके गुणाघात वर्ता कहते हैं। कठोरता भी पाया जाता है धातु में। धातुएं समानता कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है। कह तन्यता भी होता है धातु में। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। उष्मा चालकता भी होता है धातु में। धातु उष्मा की चालक होती है। उसके बाद बात करेंगे तो कह विद्युत चालकता। समानता धातु में विद्युत चालक होती है। अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जीनॉन, हीलियम, रेडॉन। एकमात्र द्रव अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। कहेगा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन ठोस अधातु के उदाहरण है। ये ठोस में रहेगा लेकिन अधातु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार के हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। उसके बाद कहा लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्रा तथा तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखला में पाई जाती है। गुरु महसानी, शुल्खायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबुरु और केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़ तथा यानी कि बोनाई सुंदरगढ़ लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन है। बेलाडीला पर्वत श्रृंखला जो बैल के डिल कुबड़ की तरह दिखाई देता है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहरा के यानी कि खदानें देश के लौह अयस्क महत्वपूर्ण खदानें। महाराष्ट्र में चंद्रपुरा भंडार, रत्नगिरी जिले में, तेलंगाना के करीमनगर, वरंगल जिले में, तमिलनाडु राज्य में सेलम तथा नीलगिरी जिले में, ये सब सभी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो उष्णकटिबंधीय की बात करेंगे तो ये सब क्या मिल जाएगा, तो ये सब की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में महोगनी मिलेगा और रोजवुड मिलेगा। महोगनी और रोजवुड। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी यानी कि सर्वाधिक होती है। बात करेंगे यहाँ पर सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्कियन फर्न, आवनु, सुभाष, ताड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करेंगे तो यहाँ पर वनस्पति विकास के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख वनस्पति साल हो जाएगा, सागवान हो जाएगा, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सतूत, महुआ आदि आ जाएगा। बात करेंगे कि बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटीली वनस्पति उदाहरण है। नौकादौड़ किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। क्या नौकादौड़ केरल के लिए प्रसिद्ध है। केरल में नौकादौड़ सिलसिला चंपाकुलम बल्ला यानी कि बलमाकली अथवा नौकादौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य के सबसे लोकप्रिय नौकादौड़ है। केरल के अलपुझा जिले में पुनमड़ बैकवाटर में आयोजित किए जाने वाले नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ केरल में बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। कहेगा क्वेश्चन में कि नौकादौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार में किया जाता है। कब किया जाता है, तो अगस्त के दूसरे शनिवार में। इस दौड़ में चंदनबला, स्केन बोट और छोटी देसी नौकाओं के दौड़ में यानी कि अनुष्ठानिक जल यात्रा निकाली जाती है। बात करेंगे अर्का यानी कि अरनमुल्ला, बालकौली एवं सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। पैकीपड़ नौका दौड़ जो भी सर्प नौका दौड़ है जो अलपुझा में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व कहा जाता है। उगाती तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला कैसा पर्व है, नववर्ष पर्व है। कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नरौरा कहाँ हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। नरौरा की बात करेंगे तो विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नरौरा रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर, एक ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा संचालित भाभा परमाणु अनुसंधान बार ट्राम्बे मुंबई में किया गया था। अप्सरा रिएक्टर परिसंचालन 2009 में बंद कर दिया गया था। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कुंडमकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कैगा की बात करेगा तो कर्नाटक में हो जाएगा। काकरापारा की बात करेगा गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम की बात करेगा तमिलनाडु में होगा। नरौरा की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर बोधगया हो जाएगा। अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है। यह स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञानोद्भिद प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष के एकटक देखते हुए बिताया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में एक है। अनिमेष लोचन चैत्य नामक शाब्दिक अर्थ है कि खुली आंखें। इसे ज्वेल वाक विचरण पथ कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका सही आंसर चेन्नई में हो जाएगा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में किया गया 1904 में। भारत की पहली बार समुद्री यानी कि समुद्री
सीपीओ के उपयोग करके सीमेंट बनाने का सफल प्रयास किया था। भारत का सफल सीमेंट फैक्ट्री के जो शुरुआत हुआ 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में याद रखिएगा जोसेफ स्पीडन ने चिक्का और मिट्टी को जलाकर किया था। करा है चूना पत्थर कोयला जिप्सम बॉक्साइड सिल्का की आवश्यकता सीमेंट बनाने में किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख स्थान है। सवाई माधोपुर, सिरोही, व्यावार, मोरक्को, चित्तौड़गढ़, नरौरा जो है नागौर आदि सब सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कौन कौन स्थान है? तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन में सतना हो जाएगा, कटनी हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, नीमच हो जाएगा, मैहर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा, बानमोर आदि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे सीमेंट उत्पादन में तो जामुल हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा, अकलतारा हो जाएगा, मुंढरा हो जाएगा, भाटपारा आदि स्थान हो जाएगा। गुजरात की बात करेंगे सीमेंट उत्पादन में तो द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर, रानाबाब हो जाएगा, चरक डल्ला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है गारो खासी जयंतिया एक भाग है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा। क्या? प्रायद्वीपीय पठार का। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, यहाँ पर जनजाति रहता है तो जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अनियमिता त्रिभुजाकार आकृति भूखंड जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली पर्वतमाला, दिल्ली पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, उत्तर पूर्व में शिलोंग की कालवे एलंगलोंग के पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई पठारों मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठार मेघालय अथवा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कह है उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटानागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। करा है इस पठार के पश्चिमी एवं पूर्वी की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर तो गारो खासी उसके बाद जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो खासी जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। मेघालय पठार धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज के सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो इसका सही आंसर इंटरनेट साथी हो जाएगा। क्या? इंटरनेट साथी हो जाएगा। कर रहा है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण समुदायों की महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट सहयोग गूगल द्वारा 2015 में कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य अविकसित क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना, नारी योजना तथा महिलाओं को बिना गारंटी के 2,20,000 रुपये ऋण मुहैया कराने का भी प्रावधान है। लाडली बहना योजना कौन चलाया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उसके आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर सतत सुधार बनाए रखना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो 67 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम 68 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 69 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे छाटना है, ये भी रीजनिंग है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा अलग। 70 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 71 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 79 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम 79, 72, 71, 72 हो गया। उसके बाद 73 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सजाना है। 73 में हमें सजाना है, कराए कालक्रम के अनुसार सजाना है तो कराए निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे अहमदाबाद आंदोलन की बात करेंगे। अहमदाबाद आंदोलन ये जो चला था 1918 में चला था, मार्च यानी कि फरवरी से मार्च 1918 में। उसके बाद हम बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला था, 1917 में चला था चंपारण। उसके बाद बात करेंगे खेरा की बात करेंगे तो 1918 में, खेरा 1918 में चला था, याद रखिएगा। खेरा मार्च जून में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या कर रहा है? विद्रोह कर्म को सजाइए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले ये हो जाएगा चंपारण वाला, तो ऑप्शन नंबर बी में हुए सब। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी पहले 2 उसके बाद 1 उसके बाद 3 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पति यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो नील का खेती कराया जाता था, इसके विरुद्ध में किया गया था। प्रणाली के तहत अंग्रेजों के द्वारा किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि पर 3 कट्ठा भूमि जबरन नील खेती कराया जाता था और नील जो होता है ना भूमि को बंजर कर देता है। करा है प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसके समर्थन में गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल की। पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर के खिलाफ किए थे, यानी कि इनके ही सपोर्ट में किए थे। करा खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 75 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 76 का सही आंसर 1 हो जाएगा। 77 की बात करेंगे इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 78 का सही आंसर डी हो जाएगा।
और जी जो मैथ रीजनिंग है उसको हम चलते हैं, फिर जी के नीचे में दिया हुआ है। फिर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। 81 की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। 82 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 83 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 84 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 85 की हम बात करेंगे रीजनिंग है तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। 87 की बात करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। 88 की बात करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। 89 से बात कर लेते हैं। 89 की बात करेंगे तो इसका डी हो जाएगा। 90 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद 91 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 92 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 92 में क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 93 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 93 में आप देखिएगा तो बी हो जाएगा। 94 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 95 से चलते हैं। 95 में क्या कह रहा है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 30 हो जाएगा विधान परिषद के लिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। प्रमुख पदों के लिए न्यूनतम उम्र, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष कम से कम चाहिए एज। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बृहद ट्रंक मार्ग, यानी जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रूट निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर सड़क परिवहन से हो जाएगा। बात करेंगे बृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग की बात करेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड की मान करेंगे तो शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 जो सम्मिलित रूप है, कहेगा ग्रैंड ट्रंक में कौन कौन NH आएगा, तो NH1 और NH2 सम्मिलित है। इस सड़क का मार्ग सड़क के आजम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो जेनेवा में है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी संस्था जो विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपसी सहयोग यानी कि मानक विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व के लोगों को बेहतर यानी कि स्वास्थ्य भविष्य देना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों की संख्या 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला में। उसके बाद आसियान की बात करेगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसका स्थापना 1967 में, इस जगह का मुख्यालय हो जाएगा। नाटो का स्थापना 1949 में, इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स हो जाएगा। और नाटो का 32वां मेंबर है स्वीडन जुटा है। 31वां की बात करेंगे तो फिनलैंड था। और विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 इसका मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1949 इसका मुख्यालय लंदन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन DC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त पोटर हो जाता है, अर्धचालक कहलाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। उसके बाद बात करेंगे करा ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही आंसर दूरी मापा जाता है। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार के वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर की बात करेंगे, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ऑडियो फोन की हम बात करेंगे कि इसका उपयोग लोग को सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर की बात करेंगे, यह उपकरण वायुदाब मापने में किया जाता है। अमीटर का प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो इसका उपयोग वायुमंडलीय डेप्थ आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर। सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, समुद्र की गहराई मापने में आता है काम। रेनगेज की बात करेंगे तो वर्षा मापने के काम में लाया जाता है। बल एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया था। उसके बाद बात करेंगे करा अलकनंदा और भगीरथी कहाँ आकर मिलती है, तो इसका सही आंसर देवप्रयाग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसको कम से कम जरूर याद रखिए। कहेगा क्वेश्चन में आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा जा चुका है। अलकनंदा और भगीरथी जो मिलेगा तो उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाएगा, यानी कि देवप्रयाग, अलकनंदा और भगीरथी हो जाएगा। कर्ण प्रयाग की बात करेंगे अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग की बात करेंगे अलकनंदा और धौलीगंगा। रुद्र प्रयाग की बात करेंगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और नंद प्रयाग की बात करेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाएगा। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा